एसी चले। चलिए, जो कंटिन्यूड था चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन फेज चल रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और इस प्रोसेस पे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये देख चुके थे, ठीक है। और इसमें हम लोग को मिला था 60% पॉलेंस जो बनते हैं आर इन बाइन्यूक्लिएटेड स्टेट। बताने की जरूरत नहीं है, एक रहता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा रहता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये 1 इन नंबर होता है, ये भी 1 इन नंबर होता है। ये लार्ज इन साइज होता है, लार्जर इन साइज, और ये स्मॉलर इन साइज होता है। और 40% केसेस पे भी हम लोग जान चुके थे कि पॉलेंस जो होते हैं ये होते हैं 3 या बेटर है ट्राई न्यूक्लिएटेड स्टेट में। और इसकी कहानी क्या होती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक ही होता है, डू सब कुछ एक जैसा रंग ढंग। जेनरेटिव न्यूक्लियस ये होता है 2 इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। ये बातें हम लोग जान चुके थे, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना रहा है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना रहा है, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का। याद है हम लोग पैरामीशियम जब पढ़े थे, बाइन्यूक्लिएटेड होता था, बाइन्यूक्लिएटेड होता था। सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पहला बार सुन रहे हैं। पैरामीशियम 2 न्यूक्लियस वाला था, एमीबा में कितना न्यूक्लियस है, एक। पैरामीशियम में 2 है। रीजन क्या है, वो जो वर्क है ना उसने डिवाइड कर रखा है। उसने क्या किया है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसे हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। रीजन क्या है, वो वेजिटेटिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लाइक न्यूट्रिशन, ग्रोथ ऑफ द सेल, है ना, डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला, रिपेयर ऑफ द कंपोनेंट्स एटसेट्रा, ये सब चीज, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। यानी सेल के डे टू डे लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका लुक आफ्टर करता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, किसमें, पैरामीशियम के केस में। और उसका जो दूसरा छोटा वाला न्यूक्लियस होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, वो एक ही चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कब सेल डिवीजन होगा, कब रिप्रोडक्शन होगा। सो इट इज कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन and the bigger one is concerned with the day-to-day activities for the organism. Likewise, यहाँ पे जो vegetative nucleus है ये कंट्रोल करेगा किस चीज को, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। जो आगे आप देखेंगे इसका क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज का ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, तब ना जाके फर्टिलाइजेशन होगा। पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, स्कीम जो पढ़े थे, उसमें था ना ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। और उसके लिए क्या करता है, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। और उसमें देखे होंगे, अगर आप लोग पिछला वीडियो या फिर क्लास पलट कर देखेंगे कॉपी, तो देखिएगा पॉलन ट्यूब के टिप पे 2 न्यूक्लियस बैठा हुआ है। सो दैट इज द रीजन व्हाई कि अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप तो देखे कि अरे 2 न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में जाता है, जबकि 60% केस में क्या हो रहा है,
दो न्यूक्लियस बन रहा है, जिसमें अभी अभी सर बता रहे हैं कि एक तो पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट में लगा हुआ रहेगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन बचा? दिस वन, जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर वहां पे दो क्यों दिखाए? कहीं डिस्क्रिपेंसी आ रहा है? इसके लिए तो मैच कर जाएगा, है ना। इसका दो दो जनरेटिव न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंगेज हो जाएगा पॉलन ट्यूब बनाने में, और इसके जो दो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब के टिप पे चल के आगे की ओर बढ़ेंगे। दैट इज फाइन। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट द 60% केसेस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पहले देखेंगे, फिर जाएंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस में। तब देखिए होता क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला है क्या? द वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल, ये लिखते चलिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट of pollen grains, sorry, pollen tube, not the grains, pollen tube post यानी बाद में, पोस्ट पॉलिनेशन। पॉइंट नंबर 2, द जेनरेटिव न्यूक्लियस is acting as the male gamete or male gametic न्यूक्लियस। ठीक है, अब आएंगे पॉइंट नंबर 3 की ओर। ये बताता है क्या? in the 40% cases already two generative nuclei are there, so they can be accommodated in the pollen tube in 60% केसेस। ये हम लोग को थोड़ा समझना है, यहां तक नोट कीजिए। यहां देखिए हम लोग कहां तक पहुंचे? 40% के केसेस में देख रहे हैं क्या कि इसमें ऑलरेडी दो जनरेटिव न्यूक्लियस बने हुए हैं। व्हाट अबाउट द 60% केसेस? इसके लिए बोलता है क्या? जस्ट बिफोर द पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट, पॉलिनेशन हो चुका, ठीक है, पॉलिनेशन होगा तो मैच्योर पॉलन को क्या किया जाएगा? स्टिग्मा की ओर ट्रांसफर किया जाएगा बाय द एजेंट्स। अब ये स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद बिफोर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, इसका जेनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अंतर क्या हुआ? ये 40% केस में पहले ही हो जाता है और 60% केस में जेनरेटिव न्यूक्लियस का नंबर 2 होगा, यानी 2 बनेंगे ये बिफोर पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट। तो इसी में लिखिए, इन 60% केसेस में करके डैश दीजिएगा, उसमें लिखिए इन द रेस्ट 60%, in the rest 60% of the angiosperm flowers, in the rest 60% of angiosperm flowers pollen grains are shed, SHED, यानी फैला दिए जाते हैं।
Pollen grains are shed after maturity. Which pollen grains are shed after maturity? Which after pollination? Which after pollination? That is after reaching stigma. That is after reaching stigma. The generative nucleus divides into two. The generative nucleus divides into two before pollen tube development. The generative nucleus divides into two before pollen tube development. ठीक है. Point number 5. Lifespan of the pollens. इसमें लिखिए there is a great variation. There is a great variation there is a great variation in the lifespan of pollen grains. In the lifespan of pollen grains, depending upon moisture, comma, temperature and wait period for reaching the stigma. Full stop. इसी में लिखिएगा some may become dead within few hours. Some may become dead within few hours after shedding, while some can remain alive or functional. While some can remain alive or functional till few months. कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं. So there is a great variation in the lifespan of pollen grains. ये डिपेंड करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है. तो ये था माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी pollen grain development with its male gametes. अब आते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी एक सेल डेवलपमेंट. Okay, now megagametogenesis. Done in the
फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड में होता है, यानी कौन? गाइनोसियम। और इसका यूनिट बताइए तो, गाइनोसियम का यूनिट पिस्टिल या कार्पेल। ऐसे दिखाई देता है पिस्टिल। ये क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड पार्ट ये है हॉलो ट्यूब लाइक पार्ट, और ये है स्वोलेन पार्ट। बारी बारी से फ्लैटेंड पार्ट को कहा जाता है स्टिग्मा, हॉलो ट्यूब को कहा जाता है स्टाइल, और स्वोलेन पार्ट को कहा जाता है ओवरी। ठीक है? और ओवरी के नीचे कौन सा पार्ट रहता है जिसके साथ ये अटैच्ड है? इसको क्या कहते हैं? थैलेमस। नहीं याद है? Some characters of the pistil, यहां तक पहले नोट कीजिए। खैर वो मतलब नहीं है। एनीवे यहां देखिए, नंबर 1, the carpels can be one, तो क्या कहलाएगा? अगर एक कार्पेल हो तो एक टर्म है उसके लिए। अच्छा चलिए भूल गए होंगे, मोनोकार्पेलरी। अगर दो हुआ तो यहां डाई नहीं बाई होता है, बाई कार्पेलरी। हाँ बाई बाई वाला नहीं। अब देखिए, the carpels can be free और फ्यूज्ड। क्या टर्म यूज होगा? पेटल्स के लिए था, गैमोपेटलस, गैमोसेपलस। सेपल्स के लिए, पेटल्स के लिए क्या कहे थे? 11th का ज्ञान जगह जगह पे जरूरत होगा। उसको तो ऐसे ही लिए आप लोग हवा में, जिस समय टेस्ट होता है उस समय पढ़ते हैं, उसके बाद आप कौन हम कौन, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। क्या समझाएं कि 12th में हम लोग को लिखना कम है, समझना ज्यादा है। तो जो भी 11th का ज्ञान अर्जन किए हैं वो यहाँ यूज होने वाला है, इसलिए कभी भी 11th को छोड़ना नहीं है, रेगुलर रिवीजन में रहना है। अब यहाँ देखिए, फ्री रहेगा तो क्या कहलाएगा? एपोकार्पस, और फ्यूज रहेगा तो सेनकार्पस। ये कंडीशन है किसके लिए? फॉर ओवरी।
यानी मल्टीपल कार्पल्स हैं, लेकिन ओवरी फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज हुए तो सिन कार्पस क्या हो जाएगा? ओवरी। अगर फ्री हुए तो एपोकार्पस ओवरी। ठीक है। उसके बाद इधर तो मिटा दें, ये तो हो चुका। अब देखिए, द फीमेल गैमेट develops inside the ovary in a special structure called embryo sac or ovule और फीमेल गैमीटोफाइट। एक ही स्ट्रक्चर है, तीन नाम है, एम्ब्रायोसैक, ओव्यूल या फीमेल गैमीटोफाइट। और इनका लोकेशन कहाँ है? ओवरी में। द प्लेस इन ओवरी where ovule या ovules are formed या remain is called locule। पहले भी बताए हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते समय, यहां फिर रिपीट हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद देखिए, अच्छा वो बी था, इसको सी कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन नंबर डी, इन लोक्यूल द ओव्यूल is attached with the ovarian wall by a structure जिसे कहा जाता है प्लासेंटा। अब इसका फंक्शन क्या होगा? प्लासेंटा सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन to the cells of ovule। First, second, the placenta extends a stalk like structure जिसे कहा जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मर्जेस या फ्यूजेस with ovule at a point called hilum।
यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए कुछ ज्यादा ही पतला हो गया है। नाउ इट लुक्स नाइस। देखिए जिसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पिस्टिल या कार्पेल है। इस कार्पेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक यहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, इस ओव्यूल को चारों तरफ से घेर के रखते हैं सिवाय एक जगह पे। उसका रीजन है क्या? यही वो पोर्शन होगा, यही वो एरिया होगा जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन हैपन। क्योंकि पॉलन ट्यूब में मेल न्यूक्लियस है, अगर ये चारों तरफ से एनसर्कल्ड हो गया विदाउट एनी सॉफ्ट पार्ट, तो फिर पॉलन ट्यूब इसमें एंटर नहीं कर पाएगा और मेल गैमेट डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये एरिया स्पेशली क्या होता है, एक जगह खाली रहता है जहां पे इसका कवरिंग एरिया नहीं होता है। नाउ हु इज गोइंग टू कवर इंटेगुमेंट्स? ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंटेगुमेंट दो लेयर में है, एक है बाहरी आउटर और एक है अंदरूनी इनर। सो दो इंटेगुमेंट्स हैं। ये इंटेगुमेंट जिस जगह पे खाली छोड़ देते हैं इसको, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, उस एरिया को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और ये आप जान के रखिए जिधर माइक्रोपाइलर एंड होगा उसी तरफ मोस्ट ऑफन जो इसका फीमेल गैमेट है वो प्रेजेंट होता है। जिधर माइक्रोपाइलर एंड होगा उसी तरफ। रीजन क्या है?
जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, सामने ही नजदीक में ही उसको फीमेल गैमेट मिले तो फर्टिलाइजेशन इजियर टास्क हो जाता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफन देखा गया है, ज्यादातर केस में फीमेल गैमेट इसी तरफ रहता है। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये प्रोटेक्टेड तो है पर जुड़ा हुआ होना चाहिए ना लॉक्यूल में, और लॉक्यूल के बारे में अभी बताया, वो ऐसा एरिया है जो कि ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल का रहे ओवरी के अंदर ओव्यूल के रहने की जगह। ठीक है, अब ये एसोसिएटेड रहेगा वॉल ऑफ द ओवरी से विथ प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा से एक एक स्टैटिक स्ट्रक्चर आगे की ओर बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल जहां आके मर्ज करेगा किसके साथ, इस ये क्या बोलते हैं ओव्यूल के साथ, वो एरिया है हाइलम। ठीक है, इस तरीके से ये एसोसिएटेड रहता है अपने ओवरी के साथ। अब ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये है डायग्राम शोइंग इस तरह का, जहां पे मतलब जिस तरफ आपका फ्यूनिकल है उसी के नजदीक में अगर माइक्रोपाइलर एंड पड़ जाता है तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहां नाम लिखा गया ये डायग्राम शोइंग एनाट्रोपस ओव्यूल। रीजन समझ में आ गया, प्लासेंटा से हाइलम जो निकला उसी के नजदीक में इसका माइक्रोपाइलर एंड है। अब देखिए माइक्रोपाइलर एंड का ठीक ऑपोजिट वाला जो कि चारों तरफ से कवर्ड है उसे चलाजा एंड कहते हैं। चलाजा एंड से हार्डली कभी पॉलन ट्यूब एंटर कर पाता है, माइक्रोपाइलर एंड से ही पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कीजिए। एनाट्रोपस ओव्यूल वो हो गया जिसमें कि ये जो प्लासेंटा आपको दिख रहा है, प्लासेंटा का फ्यूनिकल है ना, वो और माइक्रोपाइलर एंड जब क्लोज होते हैं तब ऐसा भी हो सकता है ये माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ हो और चलाजा एंड उस तरफ, तो इसका उल्टा हो जाए। Method of formation of embryo sac and female gamete in it, दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है। होता क्या है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये है इनसाइड द इंटेगुमेंट्स। दो इंटेगुमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ये आउटर और ये इनर इंटेगुमेंट्स। और यहां जो आप ढेर सारा कलेक्शन ऑफ सेल्स देख रहे हैं इन्हें कहते हैं सेल्स ऑफ न्यूसेलस।
ठीक है, दिस इज फर्स्ट. नाउ व्हाट हैपेंस, इनके सभी सेल में से कोई एक सेल है जो काफी बड़ा बनने लगेगा. ठीक है, बाय एक्वायरिंग लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइज क्या होगा, काफी बड़ा हो जाएगा इस सेल का साइज. बाकी देख सकते हैं बहुत ही छोटे सेल्स हैं. इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए ताकि लगे ये काफी बड़ा साइज में है. ओके, ये कहलाएगा MMC मेगास्पोर मदर सेल. और याद कीजिए तो मेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान हम लोग को एक सेल मिला था, बहुत सारे सेल्स मिले थे, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल. दोनों में डिफरेंस यहीं पे ड्रॉ करते चलिए. यहां जो पोटेंशियल सेल है जो फीमेल गैमेट बनाएगा, या आप ऐसे कहिए पहले ओव्यूल और उसके अंदर फीमेल गैमेट बनाएगा, वो एक ही सेल होता है इन न्यूसेलस के सेल्स में से, इन सभी सेल्स में से. ठीक है, पर वहां एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो था, उस स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 मैच्योर पॉलन ग्रेन्स. पर यहां केवल एक ही ऐसा सेल है जो कि मैच्योर मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेट बना पाएगा. ठीक है, तो ये है फिगर सेकंड. इसमें होगा क्या, one of the cells of nucellus enlarges and acquires lot of cytoplasm and is the potential cell for making female gamete. This is called MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल. यहां ऑलरेडी बता चुके हैं, ये यहां तक पूरा कीजिए.